हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थी ना, उसके बाद हमने बात की थी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम पहुंच रहे थे कि कोई भी कंपाउंड असिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा तभी उसके अंदर ये चीज होगी, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। और असिमेट्रिक का मतलब क्या मैंने बताया? असिमेट्रिक का मतलब मैंने बताया कि नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सवाल उठता है कि नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात हो रही है तो कितने तरह की सिमेट्री होती है ये? तो ये सिमेट्री कितने तरह की होती है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें एक होती है बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS, इसके बारे में मैंने आपको बताया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, एंड थर्ड वन इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AOS। कोई भी तरह की सिमेट्री बेटा नहीं होनी चाहिए, तभी मॉलिक्यूल आपका असिमेट्रिक होगा। व्हेनेवर, जब भी कभी मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन होता है, मॉलिक्यूल हैविंग कायरल कार्बन shows no type of symmetry, किसी भी प्रकार की उसमें सिमेट्री नहीं होती। नो टाइप ऑफ सिमेट्री, किसी भी तरह की उसमें सिमेट्री नहीं होती। नो टाइप ऑफ सिमेट्री, नो टाइप ऑफ सिमेट्री, किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होती उसके अंदर बेटा। दैट्स वाई हम नॉर्मली ये बात बोल देते हैं कि सिमेट्री का पूरा डिस्कशन कौन इतना लंबा चौड़ा करे, तो सीधे सीधे बोल देते हैं जहां पर कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एक्चुअली उसके पीछे का रीजन ये है, ये राज है कि जो ऑप्टिकली, जो कायरल कार्बन जहां पर भी होता है वहां पर किसी तरह का कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होता। दैट्स वाई दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो मॉलिक्यूल हैविंग कायरल कार्बन शोज नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सो ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि हर ऑप्टिकली एक्टिव, याद रखिएगा, हर कंपाउंड जिसके अंदर कायरल कार्बन है दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन हर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कायरल कार्बन रखे ये जरूरी नहीं है, पर हर कायरल कार्बन रखने वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस पॉइंट को फिर से ध्यान दीजिए। एवरी कंपाउंड, स्टार पॉइंट है, एवरी कंपाउंड having chiral carbon is optically active, but every optically active compound having chiral carbon it's not necessary but every optically active chiral carbon, every optically active chiral carbon is not necessary। क्यों? क्योंकि कुछ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो कि कायरल कार्बन नहीं रखते हैं, बिकॉज some optically active compounds are there having no chiral carbon, like allenes, biphenyls एक्सेट्रा, कुछ और भी होते हैं। सवाल उठता है ये एलीन्स कौन होते हैं, ये बाइफिनाइल्स कौन होते हैं। चलिए एक एक करके हर बात को समझते हैं। पहले तो हम कायरल कार्बन की बात को समझते हैं। कायरल कार्बन, कोई भी कंपाउंड, कोई भी कायरल कार्बन, कोई भी कार्बन विच हैविंग डिफरेंट ग्रुप्स, सब के सब जिसके ग्रुप्स डिफरेंट हो,
all groups are different, G1 G2 G3 and G4 all groups are different, जिसमें सारे के सारे ग्रुप्स डिफरेंट हो, all groups are different, जिसके सारे के सारे ग्रुप्स डिफरेंट हो, all groups are different, जिसके सारे के सारे डिफरेंट ग्रुप हों, so that compound having chiral carbon. ठीक है, लाइक H है, CH3 है, C2H5 है, वो मिनिमम सैचुरेटेड एल्केन जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, देखिए वो ये होगा, क्योंकि ये ग्रुप अलग हो गया, 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 सो इट बिकम्स chiral carbon and this compound becomes optically active. लाइक कोई भी ऐसा OH यहाँ पे कर दिया, F यहाँ पे कर दिया, H यहाँ पे कर दिया, COH यहाँ पे कर दिया, सारे ग्रुप्स डिफरेंट हैं, सो दिस इज बेसिकली chiral carbon. तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, आप सब लोग जानते हो अच्छे से, तो इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा बताने की या ज्यादा कहने की मुझे नहीं लगता कोई खास जरूरत है. अब मैं बात करता हूं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विदाउट chiral कार्बन. इनमें से एक पहली कैटेगरी आती है एलीन्स की. एलीन्स क्या होते हैं कि जैसे एलीन्स इसे कहते हैं इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अगर आपके यहाँ पर, एंड बट दीज ग्रुप्स आर डिफरेंट, लेकिन ये कंडीशन है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए. इस कार्बन पर जो लगे हुए ग्रुप्स हैं दे शुड बी डिफरेंट, इनको डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये कॉमन हो जाए. समझ गए? तो ये एलीन्स कहलाते हैं बेटा, एंड दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, और इनको हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, OA यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव. Because they don't have any element of symmetry, they don't have any element of symmetry, उनके अंदर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होता है. They don't have any element of symmetry, उनके अंदर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होता है. जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसा होता, C डबल बॉन्ड C लिखा होता, और ये ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, याद रखिएगा इस बात का. यहाँ पे यही कंफ्यूजन हो सकता है कि पता चला उसने डिफरेंट ग्रुप नहीं दिए. दिस शुड बी डिफरेंट. मान लीजिए ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, भले वो फिर अलग अलग हो तो और अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है. यहाँ देखिए मैंने ये ग्रुप भी डिफरेंट कर दिया, ये ग्रुप भी डिफरेंट कर दिया, सब कर दो डिफरेंट, बट दे शुड बी, ऐसा नहीं होना चाहिए एक पे दोनों ऐसे सेम हो जाए. मतलब इट शुड नॉट लाइक दैट कि C आपका A हो गया और ये A हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा हो गया तो ये एलीन्स भी आपके ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, रिमेंबर इट. बाइफिनाइल्स, जैसे अगर आपके ये बाइफिनाइल्स हैं, ये आपके हैं, there should be A, there should be B. ये बाइफिनाइल्स है आपके, और ये बाइफिनाइल्स आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री.
नो एलिमेंट मतलब मीन्स नो टाइप ऑफ सिमेट्री, इनके अंदर किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होती है। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होती है। सवाल इस बात का उठता है, हमने ये समझ लिया कि कौन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है, कायरल कार्बन होगा तो क्यों होगा, और वो नहीं होगा तो कैसे होगा। अब हम बात करते हैं, अगर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है तो उसके आइसोमर कौन कौन से होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो हो गया, और वो कई फॉर्म में मिलता है हमें, और उसके आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, उसके आइसोमर्स को हम बोलते हैं एनेंटियोमर्स। हमें ये अभी भी पता था कि जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा उसमें एक डी होगा, एक एल होगा। तो ये डी और एल क्या है, ये डी एल आर बेसिकली एनेंटियोमर्स। सवाल इस बात का उठता है ये एनेंटियोमर्स क्या होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई एक एग्जांपल आपसे छोटा सा बोलता हूं, लेट्स टेक दिस इज योर मान लीजिए ये है आपका, और सपोज करिए ये आपका डी है। तो याद रखिएगा ये जो दूसरा वाला बनेगा, ये देखिए जरा ध्यान से, तो ये ऐसे बनेगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इनके अंदर कायरल कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। इस कार्बन पे लगे हुए सारे ग्रुप्स अलग हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इसका मतलब ये ऑप्टिकली है। देखिए ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कायरल कार्बन, तो ऑप्टिकली हो गया। ये भी कायरल कार्बन। देखिए यहाँ लगा दें, नॉट टेल मी वन थिंग कि ये मेरा ये पड़ेगा। तो इसका है कि ऑप्टिकली देखिए दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, which are non-superimposable mirror images। non-superimposable mirror images क्या होती हैं, देखिए इसकी मिरर इमेज ये, मिरर यहां से उठाइए, ऐसे उठाया हमने और इसको यहां पर लेकर आया, यहां पर लाकर इसके ऊपर रख दिया। जब आप ऐसा करोगे तो बताइए ये वाला OH इस H के ऊपर आएगा, ये वाला H इस OH के ऊपर आएगा, और ये दोनों तो एक दूसरे को छुपा लेंगे। देखिए ये ग्रुप्स एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पाए, क्योंकि अगर सेम ग्रुप्स होते तो ढक देते, लेकिन OH यहां पर आया। OH जब ऐसे ये उठा और उठने के बाद यहां पर पहुंचा, तो OH के ऊपर H के ऊपर OH आया, तो H को OH पूरा नहीं ढक पाएगा और OH को H पूरा नहीं ढक पाएगा। तो दैट इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। इनको कहा जाता है नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक दूसरे को ढकने वाली। अगर कोई कहता है कि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, तो मतलब मिरर इमेज को दूसरे के ऊपर रखो तो पूरी तरह से उसे ढक लेगा। जैसे सपोज करो ये आपका ए है और ए आप बनाओ, तो देखो इसको ऐसे उठाओगे, इसके ऊपर रख दोगे, ये पूरी तरह से ढक लेगा। तो ये बन गया सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज MI। लेकिन अगर वहीं पर S है, इसका तुम क्या बनाओगे, ये बनेगा। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो क्या ये सुपर इम्पोज हो पाएगा, तो ये हो जाएगा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ये बेटा सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गई, ये आपकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गई। इस तरीके से ये आपका एनेंटियोमर कहलाएगा कि दोज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स which are non superimposable mirror images, they are called as enantiomers। अब इन एनेंटियोमर में कोई उस लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा, कोई उस लाइट को डी में रोटेट, कोई उस लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा, कोई उस लाइट को राइट में रोटेट करेगा। अगर कोई लाइट को लेफ्ट में रोटेट करता है, तो याद रखिएगा उससे रिप्रेजेंट करेंगे हम L से, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। और अगर कोई राइट में रोटेट करता है लाइट को, और लाइट भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, तो उसे हम कहेंगे D और उसे रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से। इन एनेंटियोमर्स को रिप्रेजेंट करने का, इन एनेंटियोमर्स को इनके नाम लिखने के तरीके कई सारे होते हैं बेटा। उनका हम डिस्कशन IUPAC का भी बहुत सारा करेंगे कि एनेंटियोमर्स के नाम लिखने के तरीके 2-3 होते हैं। उनमें से एक होता है D and L, दूसरा होता है इराइथ्रियो एंड थ्रियो,
तीसरा होता है आरएस नोमेनक्लेचर, उनका डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ और भी समझ लेते हैं कि ये जो डी और एल हैं, अगर किसी कंटेनर में इन डी और एल को इक्वल अमाउंट में डाल दिया जाए, मान लीजिए डी को डाला हमने और एल को डाला, और डी और एल को अगर हम इसका 50% डाल दें और इसका 50% डाल दें, तो एक दूसरे के रोटेशन कैंसिल हो जाएंगे। और जब एक दूसरे के रोटेशन कैंसिल हो जाएंगे 50% 50% मतलब इक्वल अमाउंट्स, यानी इसके एन मोल्स डाल दिए और अभी एन डाल दिए, मतलब बराबर का शेयर। तो इसमें क्या होगा कि ये एक मिक्सचर बनेगा और ये ऑप्टिकली रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, एंड इट विल बी रिप्रेजेंट एज डीएल या प्लस माइनस, और ये एक ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि दोनों के रोटेशन तो कैंसिल हो जाएंगे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और ये इस तरीके से यहां पर दोनों को मिला दिया गया। और याद रखिएगा इस रेसिमिक मिक्सचर को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है। और एक वर्ड और आता है इसमें, कई बार क्वेश्चन आया है कि किसकी वजह से होता है, तो यहां पे आप लिख सकते हो ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, कि ये जो ऑप्टिकली ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक्सटर्नल क्यों मैंने बोला, एक्सटर्नल मैंने इसलिए बोला कि बाहर से अमाउंट मिलाया गया, डी का बाहर से मिलाया गया, एल का बाहर से मिलाया गया। तो जब डी और एल को बाहर से मिलाया गया और मिलाने के बाद ये चीज आपकी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई, सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से बेटा ऐसा हुआ। अब आप समझ ही सकते हो ना इस बात को। यहां पर एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एनेंशियोमेरिक एक्सिस, ईई जिसे कहते हैं, या ऑप्टिकल प्योरिटी, इसका वर्ड होता है, जैसे कहीं कहीं पर एनेंशियोमेरिक एक्सिस के नाम से जानते हैं, एनेंशियोमेरिक एक्सिस, या कहीं कहीं पर ऑप्टिकल प्योरिटी के नाम से जानते हैं। तो वो होता है बेटा डी के नंबर ऑफ मोल्स माइनस एल के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल डी प्लस एल इंटू 100। परसेंटेज हो तो परसेंटेज में रख देना, और नंबर ऑफ मोल्स में हो तो नंबर ऑफ मोल्स में रख देना, डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल इंटू 100। तो ये परसेंटेज एनेंशियोमेरिक एक्सिस निकल आएगा, या परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी निकल आएगी। यहां पर डी और एल है, और जब आप आगे चल के इसे आर और एस पढ़ोगे तो इसे आर और एस कह सकते हो, और इसे आर प्लस एस कह सकते हो इंटू 100। सवाल उठाइए कैसे सर, तो मैं कहूंगा बेटा जरा समझिए इस बात को, जब आप डी और एल को मिलाओगे तो कैंसिल करेगा ना, और टोटल ये है आपका डी प्लस एल टोटल, तो ऑप्टिकल प्योरिटी तो तभी निकल के आएगी कि आखिर टोटल में ये है कितना, तो उसी से परसेंटेज निकल के आएगा भाई। और परसेंटेज पहले ही दिया है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, अमाउंट दिया तो अमाउंट के हिसाब से आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स इसके नंबर ऑफ मोल्स से घटा दिए, टोटल जोड़ दिए, इससे ऑप्टिकल प्योरिटी निकल आई। ठीक, तो आपको स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला पता हो गया, ऑप्टिकल प्योरिटी का हो गया, एनेंशियोमेरिक एक्सिस का हो गया। अब इतना तो आपकी समझ में आ ही रहा होगा कि अगर मान लीजिए ये 30% डी मिलता है और 70% एस मिलता है, एल मिलता है, तो फाइनली क्या होगा, फाइनली 30, देखो ना 30 से 30 कट जाएगा, बचेगा 40। तो इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी आपकी फाइनली ऑप्टिकल, ये रेसिमिक नहीं बन जाएगा। रेसिमिक याद रखिएगा तभी बनेगा जब दोनों का परसेंटेज इक्वल अमाउंट में मिक्सचर में मिलेगा। तो रेसिमिक बनाने के तरीकों को समझिए कि रेसिमिक बनता कैसे है, अंडरस्टैंड। अब बात आती है कि मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, इन सब का हम डिस्कशन कर लेते हैं, और फिर एक एग्जांपल देकर उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं कि व्हाट यू मीन बाय द मीजो कंपाउंड्स। हमने रेसिमिक समझ लिया, हमने नेचुरल समझ लिया, मीजो कंपाउंड्स के बारे में समझते हैं। यहां पे एक वर्ड मैं पहले ही लिखवा दे रहा हूं कि मीजो कंपाउंड्स आपके ऑप्टिकली
इनएक्टिव होते हैं, और ये टर्म आता है कि क्यों होते हैं, तो ड्यू टू लिखा जाता है इंटरनल कंपनसेशन। तो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। सवाल हुआ ये सर कैसे, तो मैंने कहा देखो मीजो कंपाउंड्स वो होते हैं विच हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड हैविंग कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन होते हैं इसीलिए उनको ऑप्टिकल के उसमें लाते हैं, लेकिन कायरल कार्बन होने के बावजूद भी उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है, जिसकी वजह से उनके जो रोटेशंस होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं इंटरनली मॉलिक्यूल के अंदर ही, इसलिए दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। देखते हैं एक आध एग्जांपल को। लाइक यहाँ पर H और OH देख लीजिए, और ये CH3 हो जाता है, फिर यहाँ पर H और OH देख लेते हैं, और ये CH3 हो जाता है। अब जरा ध्यान से इस बात को देखिए, ये वाला आपका जो कायरल कार्बन है, देखिए ये भी कायरल कार्बन है, क्योंकि ये ग्रुप, फिर ये ग्रुप, फिर ये ग्रुप, और फिर ये पूरा होल ग्रुप। सो दिस इज वन ग्रुप, दिस इज सेकंड ग्रुप, दिस इज थर्ड ग्रुप, एंड दिस इज होल ग्रुप। ये पूरा की पूरा होल ग्रुप आपका डिफरेंट ग्रुप है बेटा, इसकी वजह से ये कायरल हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से ये देखिए आप जरा ध्यान से, तो ये भी आपको कायरल दिखाई देगा। देखिए ये वाला कायरल भी आपको दिखाई देगा, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, और ये पूरा की पूरा होल ग्रुप, इसके लिए ये कायरल हो गया। तो इसमें दो दो कायरल हैं, तो प्रॉब्लम कायरल की नहीं है, तो कायरल के हिसाब से तो इसे ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या फिर, हुआ ये कि इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई। कैसे, क्या होती है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेट्स सी। खतरे की घंटी क्या थी, खतरे की घंटी ये थी कि इसमें दिस इज हैविंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आप ये प्लेन एक डाल दें तो इस प्लेन के ऊपर और नीचे देखिए बिल्कुल सिमिलर आपको मिल रहा है, इक्वल डिस्टेंस पे आपका ये कार्बन, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये OH, ये OH, ये H, ये H। सो दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा। तो इक्वल डिस्टेंस पे जब ये आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है ना, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री जब आपको यहाँ पे मिल गया, प्लेन आपने डाल दिया, तो इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से हुआ ये कि लाइक सपोज करिए अगर लाइट को इसने ऐसे रोटेट किया तो दूसरे वाले ने लाइट को ऐसे रोटेट कर दिया, तो अगर एक ने क्लॉकवाइज उसे रोटेट किया, यानी क्लॉकवाइज का मतलब माना जाएगा राइट तरफ उसने मूव कर दिया, डेक्स्ट्रो, तो दूसरे वाले ने उसे लेफ्ट में रोटेट कर दिया। अगर मान लीजिए उसने क्लॉकवाइज रोटेट किया 30 डिग्री, तो दूसरे नीचे वाले कार्बन ने, एक कायरल कार्बन ने 30 डिग्री रोटेट किया क्लॉकवाइज, दूसरे कायरल कार्बन ने इसी को 30 डिग्री रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज। ओवरऑल रोटेशन कितना हुआ, ओवरऑल मॉलिक्यूल का रोटेशन तो जीरो हो गया ना। ओवरऑल लाइट का रोटेशन इस पूरे मॉलिक्यूल की वजह से कितना हुआ, जीरो। लाइट का रोटेशन इस कायरल कार्बन की वजह से मान लीजिए 30 डिग्री है क्लॉकवाइज, मान लीजिए इस कायरल कार्बन की वजह से इस लाइट का रोटेशन 30 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज, इक्वल होगा। इक्वल इसलिए होगा क्योंकि हर चीज सिमिलर है, कुछ डिफरेंट नहीं है। अदरवाइज डिफरेंट हो जाता, मान लीजिए ये ग्रुप ही बदल जाता, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं मिलती ना, तब ये मीजो नहीं कहलाता। लेकिन ऐसी सिचुएशन पे इस ऐसे कंपाउंड को हम मीजो कहते हैं, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव IN, इनएक्टिव IN, इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसके अंदर के मॉलिक्यूल के हिस्से की वजह से ही इसका रोटेशन कैंसिल आउट हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। आपने इससे पहले रेसिमिक मिक्सचर को देखा था, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव था, लेकिन आप देख रहे थे कि बाहर से हम चीजों को मिला रहे थे, मॉलिक्यूल के अंदर कुछ भी नहीं था, पर यहां मॉलिक्यूल के अंदर ही चीजें दिखाई दे रही हैं। तो ये था आपका मीजो कंपाउंड, कि व्हाट डू मीन बाय द मीजो कंपाउंड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायस्टेरियोमर्स
कि डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। Such optical isomers which are not mirror image to each other. वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं, पर ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं which are not mirror image to each other. तो each other लिख दें या one another लिख दें, कोई भी एक बात लिख सकते हैं, वो डाइस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। इसे एक छोटा सा एग्जांपल में लेता हूं। अभी अभी मैंने एक लिया था, उसी को ले लेता हूं। मान लीजिए H और OH है। इसको मैं फर्स्ट मान लूं, इसको मैं सेकंड मान लूं और इसको मैं थर्ड मान लूं। तो आपने समझ ही लिया ना, इसको हटा देते हैं। यहीं पे लिखना था, नए पेज पे नहीं जाना था, इसलिए हम इस बात को बता रहे हैं। सेकंड एंड थर्ड चीज को देखा, पहला जो है वो क्या है? फर्स्ट तो मीजो है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेकंड एंड थर्ड ये क्या है? सेकंड एंड थर्ड देखा जाए तो मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। देखिए कि अगर आप इसकी मिरर इमेज लेते तो यही तो बनता, इसकी मिरर इमेज लेते तो यही बनता ना, और ऊपर ऐसे उठा के इसके ऊपर रखते तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हो गई, यानी सेकंड और थर्ड एनेंशियोमर्स हो गए। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्टिक है तो तीनों ही ऑप्टिकल आइसोमर। क्या फर्स्ट एंड सेकंड मिरर इमेज है? नहीं है। ऑप्टिकल तो है, इसका मतलब ये क्या हुआ? डायस्टीरियोमर्स। फर्स्ट एंड थर्ड क्या है? कुछ और नहीं है, यही डायस्टीरियोमर्स। फिर से एक बार देख लीजिए।
चलिए अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स के नॉमेनक्लेचर की बात करें तो पहला सिस्टम है सबसे पुराना DLN सिस्टम, दूसरा है राइथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम, तीसरा है RS नॉमेनक्लेचर। सबसे पुराना सिस्टम है आपका D एंड L। याद रखिएगा इस D और L से, D मीन्स, D का मतलब D इज नॉट D एंड L इज नॉट L। ये अलग चीज है, ये बताती है रोटेशन को, और ये नाम लिखता है, ये नाम लिखे जाते हैं D एंड L। सबसे पहले कंपाउंड बहुत कम थे तो एक बेस ले लिया था H और OH को लेकर कि अगर HOH है और आप एक ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करें, इसमें ये ले लिया था कि अगर इफ H ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, H ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये H आपका लेफ्ट हैंड साइड, या OH ऑन द राइट हैंड साइड, वैसे H को ज्यादा उस समय कंसीडर किया जाता था, तो H on the left hand side, this is D, and if H is on the right hand side, this is basically your L। सवाल उठा, ये जो प्रेजेंट करने का तरीका है, जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है? ये जो मॉलिक्यूल हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट किया है, दिस इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट करने का तरीका होता है फिशर प्रोजेक्शन। अगर इसको फिशर प्रोजेक्शन, इसको हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। दूसरा एक तरीका होता है वेज फॉर्मूला, लिखने का तरीका होता है, उसमें एक प्लेन पर रखते हैं और फिर एक बाहर दिखाते हैं, एक अंदर दिखाते हैं, इस तरह से जो दिखाते हैं ना, कि जैसे आपका ये CHO है, फिर ये आपका ऐसे ऐसे करके आउट ऑफ द प्लेन है, एक आपका इन द प्लेन है, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से कर देते हैं। ये CH2OH है, ये आपका ऐसे है, ये जो इस टाइप की चीजें होती हैं, इस टाइप से जो दिखाते हैं, दिस इज कॉल्ड वेज फॉर्मूला, वेज प्रोजेक्शन और वेज फॉर्मूला। तो दिस इज कॉल्ड वेज, दिस इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन बेसिकली आपको ज्यादातर, आपको हर जगह पर यही चीज देखने को मिलेगी कि आपका फिशर प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में दिया जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी प्लेन में मानी जाती है और वर्टिकल लाइन आपकी प्लेन के ऊपर और नीचे माना जाता है। तो ये ऊपर और नीचे जो होते हैं ना, तो इनको ऐसे उसी ढंग से रखा जाता है, जैसे ये नीचे है तो इसको नीचे रख लिया। फिर इसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं D और L की, हमने डिस्कशन किया। अब हम बात करेंगे इराइथ्रो एंड थ्रियो की। इराइथ्रो एंड थ्रियो, इराइथ्रो एंड थ्रियो का अगर हम डिस्कशन करें कि ये कैसे होता है, क्या होता है, जैसे एक कार्बन है, सपोज करिए ये H है और ये आपका Cl है। ये आपके मान लीजिए ये आपका H है और ये Cl है, और ये आपका CH3 है, ये आपका CH3। तो एक तरह से देखा जाए दोनों हेलोजन एक साइड में है, और यू कैन से सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड। तो जब सेम ग्रुप ऑन सेम साइड हो, ये बहुत छोटे छोटे हैं इसलिए मैं कम कम ही बता रहा हूं। तो इसको बेटा इराइथ्रो कहेंगे।
और अगर इसी को हम अपोजिट कर दें कि आपका Cl हो जाए, ये H हो जाए, ये CH3 हो जाए, ये आपका F हो जाए और ये H हो जाए और ये CH3 हो जाए, सो दिस इज कॉल्ड 3O। दिस इज कॉल्ड 3O, तब इसको हम 3O कहते हैं। तो ये इराइथ्रो होता है, ये 3O होता है। तो आपने समझा कि इराइथ्रो क्या होता है, 3O क्या होता है। इसके बाद हमारा तीसरा सिस्टम बनता है R&S नॉमेनक्लेचर। ये हमारा मेन नॉमेनक्लेचर है और IUPAC ने इसी को दिया। और इसमें प्रायोरिटी को फॉलो किया जाता है, फॉलो प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल को फॉलो किया जाता है एंड गिविंग प्रायोरिटी to the groups according to atomic number। पेन लगता है डिस्चार्ज हो गया है, 1 मिनट के लिए पेन चार्ज कर लेते हैं, फिर आपसे फिर बात करते हैं। पता नहीं बीच में कैसे डिस्चार्ज हो जाता है, कि ज्यादा चार्ज भी नहीं कर सकते एक टाइम में। तो बेटा गिविंग प्रायोरिटी टू द अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल, प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के हिसाब से यू शुड गिव द प्रायोरिटी टू द एटॉमिक नंबर्स। अब जरा इस बात को समझिए आप, यहां पर क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए किसी को प्रायोरिटी मिली
प्रायोरिटी सपोज करिए इस किसी कोई ग्रुप यहाँ लगा उसको 1 मिला, कोई ग्रुप यहाँ लगा उसको 2 मिला, कोई ग्रुप यहाँ लगा उसको 3 मिला, कोई ग्रुप यहाँ लगा उसको 4 मिला। तो यहाँ पर तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन हुआ? 4। चारों को नंबरिंग देने के बाद, प्रायोरिटी देने के बाद, सी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मतलब हुआ एलपी ग्रुप, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। दिस लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप और 4 नंबर 4 नंबर ग्रुप या तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा या ये वर्टिकल लाइन पे होगा। दो ही बातें हो सकती है ना। या तो ये 4 नंबर वर्टिकल लाइन पर है या ये 4 नंबर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। याद रखिएगा, बहुत ही इन गोल्ड का बहुत ही जबरदस्त तरीका बता रहा हूं मैं आपको। This is also called as golden rule for RS nomenclature. Golden rule for RS nomenclature. RS nomenclature का golden rule. पहला केस है, if lowest priority group is at horizontal line, if lowest priority group is at a horizontal line, then प्रायोरिटी 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर से 3 नंबर, मतलब 1 2 2 2 2 3। हायर प्रायोरिटी टू लोअर प्रायोरिटी का मतलब क्या हुआ? 1 ग्रुप पे देखो, फिर 2 पे देखो, फिर 3 पे देखो। इफ वहां पे if this rotation is clockwise, it means it is S. And if this rotation is anti-clockwise, means it is R. याद रखिएगा ये कब है? ये तब है जब लोअर ग्रुप इज एट हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये लोअर प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे आ गया, ऊपर हो चाहे नीचे, उससे मतलब नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेफ्ट हो या राइट हो, उससे मतलब नहीं है। वर्टिकल लाइन पे टॉप पे है या बॉटम पे है, इससे मतलब नहीं है। अगला पॉइंट देखिएगा, केस 2। if this lower priority group is at vertical line, अगर ये लोअर प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे हो and put your eye and rotate 1 to 2 2 to 3, and if this rotation is
clockwise means R. And if this rotation is anti-clockwise, means S. तो ये तो आपने तरीका निकाल लिया R और S को पहचानने का, लेकिन आपको बताएं R और S का एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये तो कंडीशनल था कि अगर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप इस पे हुआ तो ये होगा और उस पे हुआ तो ये होगा, पर एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्चुअल मीनिंग है R का डेक्स्ट्रो रोटेटरी और S का लेवियो रोटेटरी. R for rectus, S for sinister, तो ये हो गया आपका लेवियो, ये हो गया आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी. बेटा ये है आपका लेवियो रोटेटरी और ये है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी. समझ गए? आर और एस का. चलिए अब लोग देते हैं कुछ और आपसे पूछते हैं कि यहाँ पे आर होगा कि एस होगा. बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. इसकी प्रैक्टिस पूरी की पूरी इस बात पे डिपेंड है. और यहां पर आपका इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स खत्म हो जाएंगे. उस नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने के फॉर्मूले आपको मैं और दूंगा. उसके बाद ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा. इसमें केवल एक चीज बचेगी, कन्फर्मेशनल एनालिसिस. उसका भी डिस्कशन हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. जैसे मान लीजिए ये आपका ऐसे यहां पर आता है. पहले मैं सिंपल सा लेता हूं. पहले सिंपल सा लेते हैं. मान लीजिए ये आता है आपको, ये CH3 है, ये H है, ये OH है, ये मान लीजिए आपका सपोज करिए कोई और है, CHO है. अब इसमें आपको देखना है कि ये क्या है, ये R है कि S है. सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए. प्रायोरिटी देने का मतलब हुआ ऑब्वियसली सीधे कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है. यहाँ पे कार्बन कार्बन है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है. इट मींस इट विल गिव यू 1. अब यहाँ की बात करते हैं. CH3 है, ये CHO है. बेटा यहाँ कार्बन के बाद हाइड्रोजन है और यहाँ कार्बन के बाद ऑक्सीजन है. तो यहाँ पे तो सीधे इसे भी कार्बन मिला, इसे भी कार्बन मिला. आपको मैंने बताया था कार्बन के बाद अगर कुछ और नहीं है तो हाइड्रोजन ले लो. यहाँ पर तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लेंगे. तो ये कार्बन के बाद है ऑक्सीजन, इसका मतलब ये 2 नंबर पे जाएगा और ये 2 नंबर पे गया तो ये 3 नंबर पे जाएगा और ये बेचारा सबसे कम पर है तो ये 4 नंबर पे जाएगा. तो 4 नंबर के ग्रुप पर आपको अपनी आंख को रखना है क्योंकि 4 नंबर का ग्रुप लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है और 4 नंबर के ग्रुप पर आपको अपनी आंख को रखना है. पुट योर आई ऑन दिस 4 नंबर ग्रुप. आपने अपनी आंख को यहां पर रख दिया. पुट योर आई और देखा. उसके बाद ये देखा कि कैसे घूम रहा है. देखिए कैसे घूम रहा है. आंख को घुमाओ. 1 से 2, 2 से 3 मूव कराइए. 1 से 2, 2 से 3 मूव कराइए. बताइए कैसे मूव किया. 1 से 2, 2 से 3 एक मूव कैसे कर रहा है? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. याद रखिएगा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. लेकिन ये आपका जो हाइड्रोजन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है. याद रखिएगा गोल्डन रूल. अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे हाइड्रोजन हो और रोटेशन आपका क्लॉकवाइज हो तो ये एस होता है. इट विल बी एस. अंडरस्टैंड? यहीं पर अगर थोड़ी सी चीजों को बदल दिया जाता और कुछ ऐसा कर दिया जाता, तो मान लीजिए ये कर दिया जाता. ये तो एज और वाइज सिमिलर हो गया ना बिल्कुल. हाँ उसको चेंज करो थोड़ा सा.
मान लीजिए ये CHO होता और मान लीजिए ये CH3 होता, तो ऐसी सिचुएशन पे क्या इसका नाम होगा? मान लीजिए ये 1, देखिए तो 1 हो गया, अब ये 2 होगा और ये 3 होगा और ये अब भी 4 है। 4 पे अपनी आंख को रखो, 4 पे अपनी आंख को रखिए, आइस को रखिए और उसके बाद देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जब देखोगे तो ये 1 से 2, 2 से 3 ऐसे मूव कर रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो और आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर है, कहीं पे कोई और हो सकता है, इससे मतलब नहीं है 4 नंबर से कि 4 नंबर ग्रुप लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पर है और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसका मतलब ये आर है। याद रखिएगा आर का मीनिंग क्या निकल के आएगा? डेक्स्ट्रो। और एस का मीनिंग क्या निकल कर आएगा? लेवियो। तो ये पहचानने का तरीका है, ये मेथड है गोल्डन रूल। पर एक्चुअली ये लाइट को कैसे रोटेट कर रहा होगा, ये तो मतलब हो गया निकालने का कि भले आर निकाल लिया कि एस निकाल लिया, लेकिन आर लाइट को कैसे रोटेट करेगा? तो आर लाइट को याद रखिएगा हमेशा राइट हैंड साइड पे क्लॉक रोटेट करेगा, यानी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और एस लाइट को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इट विल रोटेट लाइट, it will rotate light anti-clockwise always। तो ये तो इसका एक्चुअल मीनिंग है ना इसका। और आर का एक्चुअल मीनिंग क्या है? आर का एक्चुअल मीनिंग होता है इट विल, इसके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे ध्यान मत दो, इसके आर और एस निकलने के बाद ध्यान देना। रोटेट लाइट क्लॉकवाइज मींस राइट हैंड साइड पे टर्न होगा। इट इज लाइक डेस्ट्रो, इट इज लाइक डेक्स्ट्रो, इट इज लाइक लेवियो। अंडरस्टैंड? तो आर और एस आपने निकालने का तरीका समझा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत बार ये आता है। मान लीजिए ये है और आपसे पूछा जाए इसमें बताइए कि कौन क्या है, तो उसने ऐसे घुमा दिया, CHO कर दिया, COH और आपसे पूछा कि इसमें से कौन क्या है, D कौन है, L कौन है, या R कौन है, S कौन है, और आपने ये निकालना था। जरा देखिए इसको निकालकर कि क्या कौन हो सकता है, कैसे निकाल सकते हैं हम। आपने इसमें नंबरिंग शुरू कर दी, नंबरिंग शुरू करी तो पहला नंबर किसको जाएगा? फर्स्ट नंबर। देखिए यहां से कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, के यहां पर फर्स्ट एटम है आपका ऑक्सीजन, यानी कि 1 नंबर इसको जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नंबरिंग की कि नंबरिंग और कहां पर किसको मिल सकती है। तो देखिए यहां पर CHO है, यहाँ पे COH है, यहाँ पे कार्बन के बाद ऑक्सीजन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, फिर कार्बन के बाद ऑक्सीजन, फिर यहाँ कार्बन के बाद ऑक्सीजन। सेकंड पॉइंट पे भी नहीं मिला, फिर थर्ड पॉइंट पे जाइए, थर्ड एटम पे गए तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ फिर से ऑक्सीजन, इसका मतलब नंबर 2 इससे मिलेगा और नंबर 3 इससे मिलेगा, तो नंबर 4 ये हो गया। नंबर 4 पे आपको अपनी आंख को रखना है और देखना है कि 1 से 2, 2 से 3 किधर से किधर जाता है। 1 से 2, 2 से 3 किधर से किधर जा रहा है? देखिए 1 से आप 2 गए, 2 से आप 3 गए, इसका मतलब आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट कर रहे हैं। और आपकी जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है
वो आपका वर्टिकल लाइन पर है तो इसका मतलब ये एस होगा, गोल्डन रूल। फिर आप इसको इस तरीके से नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में आपका ये नंबर 1 पे आता है, ये नंबर 2 पे आता है, ये नंबर 3 पे आता है, ये नंबर 4 पे आता है। आग को अपनी यहाँ पर रख देते हैं, अपनी आइस को यहाँ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप पर रख दीजिए। रोटेशन को देखिए, रोटेशन आपका किधर से किधर जाता है, तो रोटेशन आपको दिखाई देगा 1 से 2 जाता है, 2 से 3 जाता है, 1 से 2 जाता है, 2 से 3। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब दिस इज आर। इसके बाद हम इस बात को फिर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपका कोई कंपाउंड इस तरीके से आ जाता है, अब मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं कि कैसे आपका ये मीजो बन गया था और कैसे ये आपका ऐसे हो गया था। लेट्स सी दिस थिंग। एक कायरल कार्बन ये है, एक कायरल कार्बन ये है। चलिए इसको देखते हैं, इसके हिसाब से इसको चेक करते हैं कि आर है कि एस है कि क्या है। देखिएगा जब यहाँ पर आप देखोगे तो ये ग्रुप हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल पर तो ये ये वाला कार्बन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इस कार्बन की, दिस कार्बन, इसकी हम बात करते हैं। इस कार्बन का पैटर्न भी हमारा यही होगा। देखिए कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे। इस कार्बन में भी हम अब इस वाले को बड़े ग्रुप को एक ले लेंगे। अब अगेन हम इस वाले को बड़े ग्रुप को एक ले लेंगे। बड़े ग्रुप को हम एक ले लेते हैं, थोड़ा सा कलर दूसरा यूज कर लें। मान लीजिए इस ये आपका पूरा, इसको हमने पूरे को एक ले लिया और इस तरह इस तरह जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अपनी यहाँ पे रख दिया और फिर हमने ऑब्जर्व किया। फिर अब जब मैंने ऑब्जर्व किया तो 1 से 2, 2 से 3, देखिए 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से ये आपका 1 से 2, 2 से 3, या ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये है तो ये पॉइंट आपका बन गया आर। अब आप समझिए कि अगर ये वाला कार्बन एस है और ये वाला कार्बन आर है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही एक दूसरे ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। इसी वजह से बेटा जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है यही कंडीशन पैदा होती है और एस आर के रोटेशन को कैंसिल आउट कर देता है और इस तरीके से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बन जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है और इस तरीके से ये आपका मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो एक से ज्यादा कार्बन से निकाल सकते हैं, नॉन एस होगा, आर होगा। कभी कई जगह पे देखने को मिलेगा कि इसको आप देखोगे कि ये आप लोग, ये आपको लोग बताएंगे कि आपकी वन नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर और 4 नंबर, तो ऐसे भी कहीं कहीं पे लिखा होता है 2R 3S। तो समझ जाना कि 2 नंबर का कार्बन R है और 3 नंबर का कार्बन S है। अगर मैं इस तरीके से इसको लिखता, ये H और ये OH, ये CH3, इस तरीके से ये आपका ये OH और ये H और ये CH3 ऐसे लिखता, तो अभी अभी आपने जिस तरीके से फॉलो किया है, इसको लिखा है, उसी तरीके से अगर आप लिखते तो देखिए ये तो पहले ही ऐसा आप निकाल चुके हैं। और जब आप इसको निकालते ना तो जब आप देखिए उल्टा पलट दिया है तो ये भी ऐसे ही आता बेटा और फाइनली ये होता 2S and 3S। फाइनली ये कंपाउंड आपका S होता। 2 नंबर का कार्बन भी S और 3 नंबर का कार्बन भी S। तो इस तरीके से इस पूरे को ही हम S बोलते हैं। अगर ये कंपाउंड आपका इस तरीके से ना लिखकर इस तरीके से लिखा जाता
CH3 OH H R होता और ये OH और H CH3, तो बेटा ये वाला भी R होता और ये वाला भी R होता, तो ऐसी सिचुएशन पे इसको 2R और 3R लिखते, 2 नंबर का कार्बन भी R और 3 नंबर का कार्बन भी R। इसका मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल R, ओवरऑल मॉलिक्यूल S, ओवरऑल मॉलिक्यूल कुछ नहीं। ये लाइट को ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये लाइट को फाइनली आपके, ये मॉलिक्यूल आपका फाइनली लाइट को क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड में मूव करेगा, और ये मॉलिक्यूल आपका लाइट को फाइनली कहीं भी रोटेट नहीं करेगा। तो ये था आपका पूरा की पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, इससे आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे।